एक ही स्कूल की एक ही क्लास में अंजू और राधा पढ़ती थी। अंजू के पिता बहुत अमीर थे और राधा के पिता बहुत गरीब थे। अंजू और राधा 7वीं क्लास में पढ़ती थी और एक दूसरे की जानी दुश्मन थी। पता नहीं ये राधा स्कूल में क्यों आती है, उससे गंदी बू आती है, गरीब होकर पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन राधा के मन में किसी भी बात का अहंकार नहीं है। अंजू उसे बार बार परेशान करती है और वो चुपचाप सह लेती है। वो अपने मन में सोचती है, पता नहीं अंजू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ऐसे ही वो दोनों क्लास में पढ़ाई करते हैं। एक दिन अंजू स्कूल में लेट आती है। तब तक पूरी क्लास में कोई भी डेस्क खाली नहीं था, सिवाय राधा के। राधा के साथ कोई बैठना नहीं चाहता था। टीचर क्लास में आ चुकी थी। गुड मॉर्निंग टीचर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ अंजू, क्या बात है, आज लेट कैसे हो गई? रास्ते पर बहुत जाम था टीचर, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, बैठ जाओ। अंजू ने देखा कि राधा के अलावा सभी डेस्क भरा हुआ है। उसने टीचर से कहा, टीचर यहाँ तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए। है ना, जाओ राधा के पास जाकर बैठ जाओ। राधा के पास? नहीं, मैं राधा के पास नहीं बैठूंगी। क्यों नहीं? उससे गंदी बू आती है टीचर, गरीबी की बू। ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी। सच कहा अंजू ने, राधा गरीब है और फटे हुए कपड़े पहनकर आती है स्कूल में। हाँ, साबुन भी नहीं लगाती है शायद, बहुत बदबू आती है। पूरी क्लास को अपनी गरीबी पर हंसते हुए देखकर राधा रो पड़ी। टीचर ने कहा, चुप रहो सब लोग, किसी की गरीबी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अंजू, तुम्हें आज राधा के पास ही बैठना होगा, नहीं तो क्लास के बाहर खड़े रहना होगा। अंजू के पास और कोई चारा न रहा। वो राधा के पास जाकर बैठ गई। हट जा उधर, थोड़ी दूर जा मुझसे, मुझे टच मत करना। तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? क्या मैं तुम लोगों की दोस्त नहीं हूँ? दोस्त? अमीरों के दोस्त होने के लिए खुद अमीर होना चाहिए, समझ गई? मुझसे और बकवास मत कर, तेरे मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। अंजू और राधा दोनों एक ही डेस्क पर बैठ गए। क्लास के बीच में राधा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। आह, पेट दुख रहा है। आह, गंदे नाली से मछली पकड़कर खाएगी तो और क्या होगा? तेरे पास बैठने में ही मुझे उल्टी आ रही है। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया आज। अचानक से पेट बहुत दुख रहा है। राधा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। वो दर्द सह नहीं पा रही थी और क्लास खत्म होने का इंतजार कर रही थी। क्लास खत्म होते ही वो बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई और अंजू ने देखा कि राधा के स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। अरे ये क्या, खून? राधा की स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। राधा चौंक गई। खून? कहाँ है खून? तेरे पीछे गरीबों को क्या क्या होता है। स्कर्ट के पीछे खून लगा हुआ है। राधा घबरा गई। पूरी क्लास उसे देखकर हंसने लगी। राधा को बहुत शर्म आई और वो दौड़कर बाथरूम चली गई। उसे समझ में नहीं आया कि उसे हुआ क्या है। वो बाथरूम में बैठकर रोने लगी। ये क्या हो गया मुझे? खून क्यों निकल रहा है? मैं अब क्या करूं? राधा ने उस दिन और क्लास नहीं की। वो भागकर घर चली गई। अंजू को चैन मिला। चलो, खून की वजह से वो गरीब की बच्ची घर तो चली गई, अब मैं आराम से इस डेस्क पर अकेली बैठ सकती हूँ। घर पहुंचकर राधा अपनी माँ की गोद में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया मुझे? माँ, खून क्यों निकल रहा है? राधा की माँ ने हंसकर कहा, अरे पगली, तू बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। क्या, बड़ी होने के बाद खून निकलता है? हाँ बेटी, इसे पीरियड्स कहते हैं। लड़की से औरत बनने का पहला कदम है ये। तो क्या ये सबको होती है? हाँ बेटी, ये सबको होता है, सभी लड़कियों को। महीने में 4-5 दिन हमारा ऐसे ही गुजरता है। तो इतने सारे खून लेकर काम कैसे करती हो माँ? मैं स्कूल कैसे जाऊं? इसके लिए पैड का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हम गरीब हैं, पैड खरीदने का पैसा नहीं है, इसीलिए हम लोग कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तुझे सिखा देती हूँ कि कपड़ा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। राधा की माँ ने उसे कपड़ों का इस्तेमाल करना सिखा दिया। राधा अगले दिन वैसे ही कपड़ा इस्तेमाल करके स्कूल चली गई, लेकिन क्लास में घुसते ही पूरी क्लास फिर से उसे देखकर हंसने लगी। क्यों री राधा, आज खून नहीं निकल रहा? राधा ने जवाब दिया, निकल रहा है, ये सभी लड़कियों को होता है और इसे पीरियड्स कहते हैं। सभी लड़कियों को? लेकिन मुझे तो नहीं हुआ। तेरे भी पीरियड्स होंगे, तब देखना कितना दर्द होता है। चल झूठी, ये सिर्फ गरीबों को ही होता है, मैं अमीर हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं होगा। राधा ने और कुछ नहीं कहा। वो चुप हो गई और क्लास में पढ़ाई करने लगी। लेकिन कपड़ा उसे चुभ रहा था। उसे पैड खरीदना था, लेकिन पैड खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने आप से एक वादा किया, अगले महीने मैं पैड खरीदूंगी, चाहे कुछ भी करके मैं पैड खरीदूंगी।
4 दिन बाद राधा के पीरियड्स ठीक हो गए और वो स्कूल के बाद एक अमीर आदमी के घर में बर्तन मांजने का काम करने लगी। उसे और कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना था। वो पैड खरीदना चाहती थी। स्कूल में उसका मजाक उड़ता रहा। सारे बच्चे उसे खून की नदी कहकर चिढ़ाने लगे और ये नाम उसे अंजू ने ही दिया था। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और बर्तन मांजकर राधा को कुछ पैसे मिले। जितने पैसे मिले उससे राधा ने एक पैकेट पैड खरीदा। चलो, इस महीने का टेंशन खत्म हो गया। अगले 1-2 दिन में ही फिर से मुझे पीरियड्स हो जाएगा। अगले दिन बैग में पैड लेकर राधा स्कूल गई। उसे अपने पीरियड्स का इंतजार था। उसके सामने ही अंजू बैठी हुई थी। अचानक से अंजू के पेट में दर्द शुरू हो गया। पेट दुख रहा है। अंजू बाथरूम जाने के लिए खड़ी हुई तो सभी ने देखा कि अंजू की स्कर्ट के पीछे भी खून लगा हुआ है। वो देखो, अंजू की स्कर्ट पर भी खून है। सभी हंसने लगे। इस वजह से अंजू को बहुत शर्म आई। वो दौड़कर बाथरूम चली गई। ये देखकर राधा को बहुत बुरा लगा और वो अपने बैग से पैड का पैकेट निकालकर बाथरूम चली गई। उसने देखा अंजू बैठकर रो रही है। अंजू, रो मत। मैंने कहा था ना, ये पीरियड्स है, सभी लड़कियों को होता है। ये लो पैड और इसे पहन लो। अब से ये हर महीने होने वाला है। तू मेरी मदद क्यों कर रही है? मैंने तो तेरा कितना मजाक उड़ाया। एक दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। मैंने पूरा महीना बर्तन मांजकर उन पैसों से ये पैड का पैकेट खरीदा है। तू इसे इस्तेमाल कर ले। मेरा क्या है, मैं गरीब हूँ, कपड़ों से काम चला लूंगी। अंजू ने राधा को गले लगा लिया। क्लास में सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन तूने मेरी मदद की। आज से तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे माफ कर दे राधा। अंजू ने राधा से पैड लेकर पहन लिया और उस दिन से अमीर अंजू और गरीब राधा बेस्ट फ्रेंड बन गए। हर महीने अंजू राधा को पैड खरीद कर देने लगी और ऐसे ही दोनों के बीच में दोस्ती बनी रही। 16 साल की संजोली घर के बाहर बैठी थी। वो ठंड से कपकपा रही थी। संजोली के पिता दिनेश एक दिहाड़ी मजदूर थे। रोज माल ढोना, इधर से उधर पहुंचाना, यही उनका काम था। संजोली की माँ कुसुम अपनी टूटी फूटी सिलाई मशीन में गली मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती थी। दिनेश और कुसुम थोड़ा बहुत ही कमाते थे, जिनसे उनका गुजारा किसी तरह से चल पाता था। संजोली बाहर बैठी थी। उसके दांत ठंड के मारे बुरी तरह से किटकिटा रहे थे। तभी कुसुम ने उसे आवाज लगाई। संजोली, संजोली बेटी, घर के अंदर आजा बेटी, बाहर बहुत ठंड है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। संजोली घर के अंदर आ जाती है और कुसुम से कहती है, माँ, काश मेरे पास कुछ गर्म कपड़े होते तो उन्हें पहनकर मैं घर के बाहर आराम से बैठ सकती और मुझे ठंड भी नहीं लगती। संजोली बेटी, तुझे तो पता ही है कि तेरे बाबा और मेरी कमाई से हमारा दाना पानी ही मुश्किल से चल पाता है। घर का किराया भी देना होता है। इस बार मुझे कपड़े सिलने का काम कुछ ज्यादा मिला है। इस बार पैसे भी ज्यादा मिलेंगे तो तेरे लिए एक स्वेटर खरीद दूंगी। ठीक है माँ। कुसुम अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। तभी संजोली का ध्यान फटे हुए कंबल पर गया, जिसे ओढ़कर वो तीनों सोते थे। माँ, तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उससे एक कंबल खरीद लेना। देखो तो हम तीनों एक ही कंबल ओढ़कर सोते हैं और वो भी कई जगहों से फट गया है। रात में इस फटे हुए कंबलों में ठंड ज्यादा लगती है। ठीक है संजोली बेटी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी दिनेश घर आता है। घर के अंदर आते ही वो धम्म से जमीन पर गिर जाता है। क्या हुआ संजोली के बाबा, आपको क्या हुआ? उठिए ना। कुसुम दिनेश को उठाती है और बिस्तर पर लिटाती है। उसने देखा कि दिनेश को बहुत तेज बुखार था। संजोली बेटी, तेरे बाबा को तेज बुखार है, लगता है इन्हें ठंड लग गई है। ये कुछ पैसे ले और भागकर दवाई ले आ। अभी जाती हूँ माँ। संजोली भागकर जाती है और एक मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई लेकर आती है। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, खाना खिलाकर तेरे बाबा को दवाई खिला दूंगी। चलो माँ, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना बनाती हैं और दिनेश को खाना खिलाकर उसे दवाई खिला देती हैं। फिर वो दोनों खुद भी खाना खाकर सो जाती हैं। लेकिन अगले दिन दिनेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसे उल्टियां होने लगी। अब क्या करूं? मेरे पास तो इन्हें अस्पताल लेकर जाने के लिए भी पैसे नहीं है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा माँ, बाबा की तबीयत बिगड़ती जा रही है। कुसुम पड़ोस के जिन लोगों के कपड़े सिल रही थी उनके घर जाती है और उनसे पैसे एडवांस मांगती है। विमला, अगर पैसे एडवांस मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी होती। संजोली के बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। ठीक है, मैं अभी देती हूँ। इसी तरह कुसुम ने सबसे पैसे एडवांस ले लिए और उसके बाद दिनेश को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में डॉक्टर ने दिनेश को भर्ती कर लिया। 3 दिन तक दिनेश का इलाज चला। उसके बाद उसकी हालत में सुधार आ गया। लेकिन 3 दिन में कुसुम के सारे पैसे खर्च हो गए थे। वो दिनेश को लेकर घर आ गई तो जिन औरतों ने एडवांस रुपए दिए थे वो अपने कपड़े लेने आ गई। अरे कुसुम, कपड़े सिल गए क्या? परसों 31 दिसंबर है, मुझे पार्टी में वही कपड़े पहनकर जाना है। तुम तो जानती हो विमला कि मैं 3 दिन से संजोली के बाबा को लेकर अस्पताल में थी। मैं अभी सिल दूंगी तुम्हारे कपड़े।
3 दिन के बाद घर लौटी कुसुम काफी थकी हुई थी। उसे बहुत भूख भी लगी थी। माँ तुम आराम करो, मैं कुछ खाने को बना देती हूँ। आराम कैसे करूँ संजोली? सुना नहीं अभी विमला ने क्या कहा? कल तक उसे उसके कपड़े चाहिए। परसों 31 दिसंबर की पार्टी है। मोहल्ले की सभी औरतें जिनके कपड़े मैं सिल रही हूँ अभी सब आती ही होंगी। और एक एक करके सभी औरतें कुसुम के पास आने लगी। सबको कल तक कपड़े देने का वादा कर कुसुम उसी समय कपड़े सिलने बैठ गई। उधर जब संजोली रसोई में गई तो उसने देखा कि राशन के सारे डिब्बे खाली पड़े थे। खाने में क्या बनाऊं? कुछ तो है ही नहीं। उसने ये बात कुसुम को बताई। माँ घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है, अब खाना कैसे बनेगा? अब तो किसी से एडवांस भी नहीं मांग सकती। तुम फिक्र मत करो संजोली की माँ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कुछ काम मिल ही जाएगा। शाम को आते वक्त राशन लेता हुआ आऊंगा। नहीं नहीं, मैं आपको अभी कहीं नहीं जाने दूंगी। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए कहा है। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं आपको किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगी। कुसुम एक ग्राहक से कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। तूने पहले ही एडवांस ले लिया है और अब तक मेरे कपड़े नहीं सिले और अब उधार मांगने चली आई। नहीं, पहले मेरे कपड़े सिलकर दे फिर उधार मांगना। दे दो न रीता बहन, अगली बार जब कपड़े सिलवाओगी तब उसमें एडजस्ट कर लेना। नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। कुसुम ने और भी कुछ औरतों से रुपए उधार मांगे लेकिन उससे किसी ने उधार नहीं दिए। कुसुम मुंह लटकाए घर आ गई। क्यों, क्या हुआ? किसी ने उधार नहीं दिया। मैंने कहा था ना कि उधार कोई नहीं देगा। लोगों ने अब दूसरों की मदद करनी बंद कर दी है। मैं काम की तलाश में जाता हूँ। दिनेश काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। इधर कुसुम भूखी प्यासी औरतों के कपड़े सिलने लग जाती है। शाम हो जाती है। बीमारी से उठने के बाद हरारत होने के कारण दिनेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो घर आते ही बेहोश हो जाता है। कुसुम और संजोली घबरा जाते हैं और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारने लगते हैं, लेकिन तब भी दिनेश को होश नहीं आता। माँ बाबा को क्या हो गया है? बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने इन्हें मना किया था कि काम पर नहीं जाना है। अब इनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। कुसुम के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दिनेश को रिक्शे पर अस्पताल लेकर जाए। वो दिनेश को अपने कंधे पर बिठाकर अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर लेता है। देखिए इनकी हालत ज्यादा बिगड़ गई है, होश आने तक इन्हें आईसीयू में रहना होगा। इसमें 10,000 का खर्चा आएगा। 10,000? डॉक्टर साहब मेरे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। तो फिर आप इन्हें घर ले जाइए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आप इनका इलाज करिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। ठीक है। कुसुम और संजोली बुझे मन से घर की ओर आने लगते हैं। तभी संजोली का ध्यान एक मॉल पर टंगे एक बड़े से बैनर पर जाता है। देखो तो माँ, वहाँ क्या लिखा है? कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। कंपटीशन में जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। संजोली बेटी, ये सब अमीरों के चोचले हैं। फैंसी ड्रेस पहनना भला हमारी किस्मत में कहाँ। माँ तुम तो मोहल्ले भर के कपड़े सिलती हो, तुम्हारे लिए फैंसी ड्रेस सिलना कौन सी बड़ी बात है? मेरे लिए एक ड्रेस सिल लो। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर तुमने मेरी ड्रेस सिली तो मैं जरूर इस कंपटीशन में फर्स्ट आऊंगी और जो पैसे मिलेंगे उससे बाबा का इलाज हो जाएगा। कह तो तू ठीक रही है संजोली बेटी, लेकिन फैंसी ड्रेस सिलने के लिए कपड़े भी तो होने चाहिए ना। उसका भी उपाय है मेरे पास। वो क्या? तुम घर तो चलो। दोनों माँ बेटी घर आते हैं। घर आने के बाद संजोली घर के पास के किराने की दुकान पर जाती है और किराने वाले से 2 बोरियां मांगती है। बोरियों का क्या करोगी? हमारे पास ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रात में बहुत ठंड लगती है। अगर ये बोरियां मिल जाती तो आपका बड़ा एहसान होता। ठीक है, ये लो बोरियां। किराने वाला संजोली को 2 बोरियां दे देता है। संजोली दोनों बोरियों को लेकर घर आ जाती है। देखो माँ, मैं क्या लाई हूँ। बोरियां? हाँ, तुम इन बोरियों से मेरे लिए एक डिजाइनर गाउन बना दो। मैं वही गाउन पहनकर कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाऊंगी। ठीक है संजोली बेटी, मैं तेरे लिए इन बोरियों से डिजाइनर गाउन बना दूंगी। रात भर जागकर भूखी प्यासी कुसुम मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती है। संजोली भी इस काम में उसकी मदद करती है और सुबह होने तक सभी औरतों के कपड़े सिलकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद दिन में वो संजोली के लिए बोरियों से डिजाइनर गाउन भी सिलती है। देख संजोली, तेरा गाउन सिलकर तैयार है। अरे वाह माँ, ये तो कितना सुंदर है। आज मैं इनाम जीत कर ही आऊंगी। उस शाम संजोली बोरे से बने डिजाइनर गाउन को पहनकर उसी मॉल में जाती है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेती है। वहाँ एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर लड़कियां आई थी, लेकिन संजोली के बोरे का गाउन सबसे अलग था। सबकी निगाहें संजोली पर टिक जाती हैं और फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विजेता संजोली ही बनती है। उसे इनाम में 50,000 रुपए भी मिलते हैं और साथ ही शहर के एक जाने माने ड्रेस डिजाइनर उससे उसकी ड्रेस का राज पूछते हैं। संजोली उन्हें कुसुम से मिलवाती है। कुसुम को उस ड्रेस डिजाइनर के यहाँ काम मिल जाता है। संजोली और कुसुम अस्पताल की फीस भर देते हैं और दिनेश का इलाज भी हो जाता है। कुसुम को उस ड्रेस डिजाइनर के यहाँ अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है और उन तीनों के गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं।